हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। कल हम इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी एक ब्रांच है जिसमें ये चीज़ देखी जाती है कि कैसे इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। और हमने ये देखा कि जो रिएक्शन इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी में जो स्टार्ट हो जाता है इम्यून सिस्टम का, कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो सेम रिएक्शन होता है जब हमें स्ट्रेस होता है। तो फिर से वो उस तरीके से केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि धीरे धीरे बॉडी एग्जॉशन में चली जाती है और वो केमिकल्स वगैरह जो है वो रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है। तो ये इम्यून सिस्टम के अलावा और जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेस की वजह से वो ये है कि हार्ट डिसीज़ जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है स्ट्रेस से। मोस्टली जो हार्ट डिसीज़ की जो रीज़न है वो स्ट्रेस ही है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमारी इम्यून सिस्टम क्या नेगेटिव इफेक्ट होता है जब स्पेशली जब हम अराउज होते हैं किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जो सिंपैथेटिक हमारा नर्वस सिस्टम अराउज होता है तो उसमें लिवर नहीं अराउज होता, लिवर को वो स्लो डाउन कर देता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड स्ट्रीम में कोलेस्ट्रॉल होता है और फैट होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन जगह नहीं है जाने की, कोलेस्ट्रॉल है उसमें, वो लीवर उसको क्लियर नहीं कर पाता है। उसकी वजह से क्लॉग्ड आर्टरीज होती हैं और इस वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए स्ट्रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हार्ट अटैक की, क्योंकि ऑलरेडी लिवर डाउन हो जाता है उस टाइम पे और जो आपके ब्लड स्ट्रीम में फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो जगह नहीं देता है आपके ब्लड स्ट्रीम को जाने के लिए प्रॉपरली, और ब्लड प्रेशर हाई हो चुका होता है। तो एक तरीके से दोनों तरफ से प्रेशर पड़ता है और उस वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो हार्ट स्ट्रोक है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम होता है जब हमें स्ट्रेस होता है। जब कुछ मिडिल एज लोगों को पूछा गया था उनके स्ट्रेस के बारे में, डाइट के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, तो उनको एग्जामिन किया गया तो उनसे यही पता चला कि हार्ट डिसीज़ उसका बहुत ज़्यादा उनको रिस्क है, ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा रिस्क है, हाई ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा रिस्क है और हाई ट्राइग्लिसराइड्स का। हाई ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, एक फैटी एसिड होते हैं ब्लड में जो नहीं होने चाहिए, और उनके अंदर लो लेवल ऑफ HDL मिला। HDL होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो होना ज़रूरी है हमारी बॉडी में। तो ये सारी क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रेस इतना था, उनकी डाइट की वजह से हो गया, मे बी उनकी लाइफस्टाइल की वजह से, ये सारे बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर थे उसमें। ओबेसिटी हो गया, हाई ब्लड शुगर, हाई ट्राइग्लिसराइड एंड लो HDL। तो स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस एंड द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स वर फाउंड टू बी स्ट्रांगली लिंक्ड टू ऑल फोर बायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर। तो जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है तो उस टाइम भी सेम यही सारी चार चीज़ें हमें दिखती हैं। एक तो हार्ट डिसीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर रिएक्शन दिखता है जब हमें स्ट्रेस होता है। The more stress the men were exposed to in their work environment and home life, the more likely they were to exhibit these risk factor। कि उनकी जो वर्क लाइफ में और उनकी होम लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रेस है उतना ज़्यादा वो लोग इस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर में हैं, उनको उतना ज़्यादा रिस्क है ये सब होने का। तो इस तरीके से हार्ट डिसीज़ का बहुत ज़्यादा वो होता है, रिस्क होता है जब भी स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। तो stress can also lead to certain unhealthy behavior such as drinking alcohol, smoking, eating wrong, high fat, high calorie, comfort food। ऐसे फूड जिनको खा के हमें अच्छा लगता है, जिसमें हाई फैट होता है, हाई कैलोरीज होती है, एक्सरसाइज ना करना, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रेस के साथ हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट डिसीज़ की। फिर डायबिटीज़ आते हैं। तो डायबिटीज़ में क्या है कि इट बिकम्स ऑब्वियस दैट द वेट प्रॉब्लम में ऑल्सो बिकम एसोसिएटेड। अब वेट प्रॉब्लम होगी तो उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वेट गेन से डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स भी होंगी। वन क्रोनिक इलनेस समटाइम्स एसोसिएटेड विद एक्सेसिव वेट गेन इज डायबिटीज़। तो एक्सेसिव वेट गेन से ये प्रॉब्लम बहुत रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ का कह रहे हैं तब होता है जब पैनक्रियाज जो है ज़्यादा इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, उस केस में क्या है कि इंसुलिन देना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 जो है ये किससे रिलेटेड है, एक्सेसिव वेट गेन से रिलेटेड है।
and occurs when pancreas insulin level become less efficient as the body size increases. अब इस केस में क्या है कि पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन उतना नहीं कर पा रहा है जितना बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि बॉडी का साइज बढ़ता जा रहा है ओबेसिटी की वजह से। तो ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज कैन रिस्पॉन्ड। अभी कैसे ठीक हो सकता है, जैसे वेट की वजह से हो रहा है तो वेट कम करने से ठीक हो सकता है, डाइट ठीक करने से, एक्सरसाइज करने से, वेट लॉस से, ये सब चीज़ों से। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ओल्डर एडल्ट। तो ये ओल्डर एडल्ट में या ओबीस बच्चों में, इन लोगों में ज़्यादा दिखता है। तो डायबिटीज इज अ सीरियस डिसऑर्डर दैट हैज़ नाउ बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एल्जाइमर डिसीज। तो इसको अब इन्होंने एल्जाइमर से भी कनेक्ट कर दिया है कि आजकल ये केसेस भी दिख रहे हैं कि जिनको डायबिटीज़ है उनको एल्जाइमर डिसीज़ होने के भी चांसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद mental decline in the middle age individuals. There is also indication that stress can compound the risk of that mental decline. तो डायबिटीज़ तो स्ट्रेस से होता ही है, प्लस उसके अलावा भी जो होता है स्ट्रेस की वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। फिर आता है कैंसर। कैंसर इज नॉट वन डिसीज बट रेदर अ कलेक्शन ऑफ डिसीजेज। कैंसर क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डिसीजेज है जो बॉडी के किसी भी पार्ट को इफेक्ट कर सकता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते रहते हैं और वो बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे डिवाइड होते रहते हैं। तो अब क्या है कि कैंसर सेल्स डिवाइड विदाउट स्टॉपिंग। जो कैंसर सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में जो हार्म पहुंचाते हैं, वो वाले सेल्स बढ़ते जाते हैं, डिवाइड होते होते उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। द रिजल्टिंग ट्यूमर अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन। तो उस केस में फिर क्या हो जाता है, एक ट्यूमर हो जाता है और ट्यूमर की वजह से हमारे बॉडी के फंक्शन जो हैं वो सारे खराब हो जाते हैं। कैंसर इज फाउंड नॉट ओनली इन ह्यूमंस बट ऑल्सो अदर एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो इन प्लांट्स। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कैंसर ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स में भी देखा गया है। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, वो बॉडी में मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं और बड़े और बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर ट्यूमर बन जाता है। Although stress itself cannot give a person cancer, stress can have a suppressing effect on the immune system, making the unchecked growth of cancer more likely. अभी कह रहे हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली कैंसर तो नहीं आपको करेगा, लेकिन स्ट्रेस क्योंकि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और इम्यून सिस्टम फिर कैंसर सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। In particular, the immune system cell called natural killer cell has its main function as suppression of viruses and destruction of tumor cells. तो हमारी बॉडी में ये NK सेल होते हैं जिनको नेचुरल किलर बोलते हैं। इनका ही काम होता है जो बॉडी में वायरस आ जाए या ट्यूमर आ जाए उनको ये किल करते हैं, उनको ये मार देते हैं। तो अब ये स्ट्रेस क्या करता है? स्ट्रेस इन नेचुरल किलर सेल्स की प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब जब किलर सेल्स नहीं होंगे तो उसमें बॉडी फाइट नहीं कर पाएगी ना किसी भी ट्यूमर के सेल से। और जो हमारे स्ट्रेस कंडीशन में जो हार्मोन रिलीज होता है जिसको एड्रेनालिन कहते हैं, स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, ये भी इंटरफेयर करता है कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में। तो अब अगर स्ट्रेस की वजह से ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को दबा देती हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बीमारियां होंगी। स्ट्रेस हैज़ बीन लिंक्ड टू accumulation of genetic errors that can lead to formation of cancer cells and tumors. Stress causes the release of hormones such as adrenaline and noradrenaline that over time can cause mistakes in the instruction given by the genes to the cell of the body. As these mistakes pile up over the years, cell can begin to grow out of control. तो समटाइम्स ये कह रहे हैं जेनेटिकली भी मिस्टेक हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब स्ट्रेस होता है, अब ये स्ट्रेस में ये जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बार बार जब ये रिलीज होते हैं, तो इनको जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है जीन सेल को, वो कई बार वो मिस्टेक हो जाती है, गलत इंस्ट्रक्शन चली जाती हैं। जैसे इंस्ट्रक्शंस कैसे गलत होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डैमेज टू दी टेलोमेरीज
टेलोमेरीज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था एक वीडियो में, जो डीएनए के एंड में जो स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, जो हमारे नए सेल बनाने में हेल्प करते हैं, पुराने सेल हटा के न्यू सेल बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है टेलोमेरीज खत्म होते जाते हैं, उस वजह से हमारी एजिंग होती है। तो ये क्या कह रहे हैं कि टेलोमेरीज को डैमेज करना, इस तरह की गलत इंस्ट्रक्शंस चली जाती हैं। तो जब ये बार बार स्ट्रेस में गलत इंस्ट्रक्शन जाती हैं, बार बार ये मिस्टेक होती है, तो उस केस में क्या हो जाता है, ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इस वजह से स्ट्रेस का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तो इसलिए हमें हार्ट डिसीज और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर अदर हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं, और भी इश्यूज होते हैं, जैसे जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनको नॉर्मल स्ट्रेस में जैसे फीवर हो जाता है कईयों को, और कई बार ये देखा गया है कि उनको मतलब वो हार्ट डिसीज़ तो होते ही हैं, उसके अलावा डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। तो children stress actually seems to improve the function of their natural killer cells just अच्छा चिल्ड्रन के केस में ये कह रहे हैं कि समटाइम्स क्या होता है, जैसे चिल्ड्रन के केस में अभी वो ग्रो हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो नेचुरल किलर सेल्स हैं वो अभी अपना काम सीख रहे हैं, अभी फंक्शन सीख रहे हैं अपना। तो उनको अगर स्ट्रेस होता है बच्चों को, तो उनके लिए अच्छा होता है कभी कभी, क्योंकि उनकी बॉडी उसको झेलना सीख रही होती है। लेकिन एडल्ट्स में ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि एडल्ट में तो ऑलरेडी वो मैच्योर है नेचुरल किलर सेल्स, तो उनके लिए ये स्ट्रेस उस टाइम पे ठीक नहीं होता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो हमने ऊपर अभी पढ़ी। Physical effects of the stress on the body and the immune system are only part of the picture. The next section, तो इसमें ये कह रहे हैं कि फिजिकल इफेक्ट्स तो बहुत ही छोटी चीज़ है जो अभी तक हमने पढ़ी है। आगे नेक्स्ट सेक्शन में भी हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रेस जो है इफेक्ट करता है।